हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब की सीरीज ऑफ डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करेंगे मैच नंबर 1 से लेकर मैच नंबर 74 के मैच प्रीव्यू ऑफ टाटा आईपीएल 2025, जहां पे ओपनिंग मैच खेले जाने वाला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। दोनों गजब की टीम है। दोनों टीम जब भी आमने सामने होती हैं एक हाई वोल्टेज मैच देखने को मिलता है, और साथ ही साथ पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स अपने होम वेन्यू पे खेल रही है, वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपना पहला ट्रॉफी ढूंढ रही है। तो बहुत ही अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिल जाए तो एक अच्छा पेस सेट हो जाता है किसी भी टीम का। तो पहला मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सबके नया इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, ये सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से भी मैच देखिए और फैंटेसी भी खेलते हैं तो उसका भी मजा लेकर के जाइए। तो एक वीडियो में डबल मजा देकर के जाऊंगा, तो देर किस बात की। चलिए बढ़ते हैं आगे, कवर करते हैं मैच नंबर 1 का एनालिसिस, जहां दोनों तरफ आपको नए कप्तान देखने को मिलेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स के नए कैप्टन है अजिंक्य रहाणे। यहां से आने वाले 1-2 साल तक आपको यही कैप्टन दिखने वाले हैं। उसके बाद वेंकटेश अय्यर को बना दिया जाएगा कैप्टन। वहीं आरसीबी ने बहुत दूर का सोचते हुए रजत पाटीदार को बनाया है दी कैप्टन, और ये एक इमर्जिंग टैलेंट है, लंबे टाइम तक सर्व कर सकते हैं आरसीबी को, इसीलिए डिसीजन लिया गया है। मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा डिसीजन है, मज़ा आने वाला है। तो देर किस बात की, चलिए बढ़ते हैं आगे, कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ओपनिंग एनकाउंटर केकेआर टेकिंग ऑन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। बात करेंगे सबसे पहले हमारे मैच प्रीव्यू की। तो मैच प्रीव्यू बहुत ही तगड़ा लाया हूँ आपके लिए। 2021 के बाद से ये दोनों टीमें 7 बार आमने सामने हुई थी, जब यूएई में हुआ था हमारा टाटा आईपीएल। उसके बाद से अब तक 7 बार ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, जहां 6 बार केकेआर ने हराया है आरसीबी को। तो आरसीबी यहाँ थोड़ा डामाडोल सिचुएशन है, और हम जानती हैं केकेआर ऐसी डिफेंडिंग चैंपियन नहीं है, पिछला सीजन ऐसे ही नहीं जीता, बैक टू बैक मैचेस जीते थे, इसीलिए हमेशा से थोड़ा पगड़ा हैवी रखते हैं ये आरसीबी के सामने। प्लस दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, ईडन गार्डन्स में मैच है, तो यहाँ पे होम एडवांटेज तो मिलने वाला है केकेआर को। बट जो दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आरसीबी को थोड़ा कॉन्फिडेंस देगी, वो ये है कि पिछले जो 4 मैचेस हुए हैं वहाँ 2 जीती है केकेआर, 2 जीती है आरसीबी। तो यहाँ पे एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिलता है, हाई वोल्टेज मैच देखने को मिलता है, और यहाँ पे रिजल्ट आखिरी बॉल पे आता है। तो यहाँ पे मज़ा आने वाला है पूरी तरीके से। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ की, क्योंकि नया मेगा ऑक्शन हुआ है, रिटेंशंस हुए हैं, बहुत से सारे प्लेयर्स यंगस्टर्स पिक किए गए हैं, अंडर 18, अंडर 19 और 13 साल का भी प्लेयर सेलेक्ट हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है इस पूरे मेगा ऑक्शन में, तो उसके हिसाब से टीम का स्ट्रक्चर बदला है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसमें से प्लेइंग 11 निकालेंगे, प्लस इम्पैक्ट प्लेयर का रूल अभी भी है, तो उसके हिसाब से एक इम्पैक्ट प्लेयर का चॉइस, मतलब आपको टोटल प्लेइंग 12 बताऊंगा मैं आपको। देन पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स हम मैच नंबर 6 के बाद से कवर करेंगे। देन बात करेंगे डायरेक्टली फैंटेसी टीम की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम भी देकर के जाऊंगा। तो देर के इस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि होने वाला है दोनों टीमों का स्क्वाड और उनकी प्लेइंग 11 का। तो पहले करेंगे बात ई साला कप नाम देखी, जहाँ पे अभी विराट कोहली ने सबको ये बात बोलने से मना कर दिया है, ई साला कप नाम दे नहीं बोलना है। खासकर एक इंटरव्यू में एबी डिविलियर्स को उन्हें ये बोलने से रोक दिया था, तो पता नहीं शायद वो सोच रहे हैं कि अब इस स्लोगन को बार बार नहीं बोलेंगे, अब करके दिखाएंगे। तो पहले बात करते हैं बेंगलुरु की। तो इनके रिटेंशन में 3 रिटेंशन थे, जहाँ सबसे बड़ा रिटेंशन विराट कोहली इन 21 करोड़, उसके बाद रजत पाटीदार को 11 करोड़ में रोका था, फिर यश दयाल को 5 करोड़ बेस प्राइस में लिया था क्योंकि वो अनकैप प्लेयर थे। उसके अलावा आप पूरा स्क्वाड यहाँ पे देख सकते हैं। ओपनिंग मैच है तो एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम जब हर टीम अपना दूसरा मैच खेलने लगेगी तो स्क्वाड याद हो जाएगा, तो हम सीधा प्लेइंग 11 की बात करेंगे। जॉश हेजलवुड अवेलेबल है, कम बॉलिंग की थे नेट्स में, बट मुझे लग रहा है ये खेल जाएंगे पहला मैच। देन आपको दिखेंगे फिल सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं एज एन ओपनर विराट कोहली के साथ। और यहाँ पे एक सजेशन जो वर्ल्ड क्रिकेट के सारे प्लेयर्स दे रहे हैं विराट कोहली को, वो यही है, 130-140 का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखेंगे विराट और लंबा खेलेंगे, तभी कुछ फ़ायदा होने वाला है। सारा जो डिस्ट्रक्शन होता है, फायर पावर दिखानी है, वो फिल सॉल्ट को दिखानी पड़ेगी। फिलियम लिविंगस्टन, क्रुनल पटेल, लाइनअप खत्म नहीं होगी, जैकब बेथल है, तो इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। विराट को बस अपना एंड संभाल के रखना है और आरसीबी साल अच्छा कर सकती है, बस यही करना है। अब मैं फटाफट से पूरा स्क्वाड एक बार बता दूं, तो चितेश विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे, भुवनेश्वर कुमार 10 स्पिन स्विंग, आपको जो स्विंग किंग देखने को मिलने वाले हैं। फिर आपको दिखेंगे लियम लिविंगस्टन, फिर आपको रसिक दिखेंगे, जो कि हो सकता है यहाँ पे ना खेले, स्पिन ट्रैक है तो सुयश को पहले मैच खेलने का मौका मिल जाए। देन क्रुनल पांड्या, टिम डेविड बहुत अच्छे पिक है इनके लिए। देन सुयश शर्मा जिनकी मैं भी बात कर रहा था, जेकब बेथल फिट हो चुके हैं पूरी तरीके से। फिर आपको देवदत्त पडिक्कल दिखेंगे, जो तीसरे
जो फास्ट राउंड होते हैं उसमें जाके पिक किया था आरसीबी ने इनके साथ खेलते हुए। एक सेंचुरी है इनकी, बट देखो तीसरे चौथा सीज़न आते आते अनसोल्ड जाने के कगार पे थे, बट इनको इस साल खरीद लिया गया है। पिछले साल तक आरआर के पास हुआ करते थे। देन नुवान तुसारा पिछले साल तक मुंबई में थे, उनको अब आरसीबी ने खरीदा। रोमारो शेफर्ड बहुत क्रूशल प्लेयर होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं डेथ में बॉलिंग, साथ ही साथ फिनिशिंग करने के लिए इनके पास एबिलिटी है, रेंज हिटिंग की, 6 हिटिंग एबिलिटी की। देन लुंगी एनगीडी इनके पास एक अच्छे पिक है। फिर स्वप्निल सिंह पे इनने आरटीएम यूज़ किया था। देन आपको दिखेंगे यहाँ पे अभिनंदन, देन स्वास्तिक, देन आपको दिखेंगे मोहित राठी एंड मनोज बनगाड़े। तो बहुत अच्छा स्क्वाड है, आपको मिक्सचर दिखेगा, एक्सपीरियंस प्लेयर, सीनियर प्लेयर, फॉरेन प्लेयर का बहुत अच्छा किया गया है यहाँ पे। लाइन अप मिक्सअप बहुत अच्छा है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे डिस्कस करना, वो है प्लेइंग 12, क्योंकि यहाँ पे हमें इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में सोचना है। तो चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्या हो सकती है प्लेइंग 12। तो फिल सॉल्ट ओपनिंग करेंगे विराट कोहली के साथ, यहाँ पे कोई शक और शोभा नहीं होनी चाहिए। देवदत्त पडिक्कल मुझे डाउटफुल है, बट लग रहा है कि 3 नंबर पे खेल जाएंगे। उसके बाद 4 पे रजत पाटीदार दी कैप्टन, लियम लिविंगस्टन, चितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, यश दयाल एंड सूर्य शर्मा। तो यहाँ पे मैंने प्लेइंग 12 बता दी है। अब मैं आपको बता दूँ किसके साथ होने वाला है ये स्वैप। तो मुझे लग रहा है देवदत्त पडिक्कल सिर्फ बैटिंग करेंगे और उनके जगह पे सूर्य शर्मा आने वाले हैं एज अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये बदलाव होता हुआ नजर आ सकता है। फॉरेन प्लेयर पे आरटीएम, अगर मैं बात करूँ इम्पैक्ट प्लेयर का रूल यूज़ करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो मुझे लग रहा है यही होने वाला है। सूर्य शर्मा आ जाएंगे या फिर यश दयाल आ जाएंगे बॉलिंग के टाइम पे, और बैटिंग करके जाएंगे देवदत्त पडिक्कल, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। या फिर अगर मैं लाइनअप में बात करूँ तो थोड़ी बैटिंग हल्की नज़र आती है। अगर आप देखो लंबा खेलने के लिए तो विराट और पडिक्कल को लंबा खेलना पड़ेगा। पट्टीदार स्पिन पेस अच्छा खेलते हैं। लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड और कृणाल के पास अच्छी एबिलिटी है मैच को चलाना, और जब छक्के की डिमांड हो तो वो पूरा करना, तो वो ये कर जाएंगे। बट देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या जॉश हेजलवुड खेल पाएंगे या फिर रोमारो शेफर्ड, क्योंकि हेजलवुड ने कम बॉलिंग की थी नेट्स में। जो अभी 2-3 इनके प्रैक्टिस सेशन हुए, थोड़ी लिमिटेड बॉलिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब से बीजीटी खेला है उसके बाद से उन्होंने कोई भी क्रिकेट नहीं खेला। चैंपियंस ट्रॉफी भी मिस की थी हेजलवुड ने। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पहला मैच आते ही खेलने वाले हैं हेजलवुड। अगर वो नहीं खेलेंगे तो रोमारो शेफर्ड को खिलाना पड़ेगा, जिनका पॉजिटिव अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग है, वो किसी भी नंबर पर आके छक्के मार सकते हैं। और अगर मुझे तो लग रहा है एज अ फ्लोटर ना खिला दे आरसीबी, जैसे केकेआर सुनील नारायण से ओपनिंग करवाती है, वैसे रोमारो शेफर्ड से ओपनिंग ना करवाने लग जाए आरसीबी। ऐसे एबिलिटी के प्लेयर है वो। बट उनका थोड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वेस्ट इंडीज़ से आते हैं, डेथ बॉलिंग में बहुत पिटाई होती है। भले उनकी बैटिंग उसको कवर कर जाती है, बट उनकी बॉलिंग थोड़ी वेवर्ड नज़र आती है, तो वो संभाल के कर जाएंगे तो काम हो जाएगा। क्योंकि चिन्नास्वामी का स्टेडियम वैसे ही छोटा है, प्लस अगर आप ऑपोजिशन पे जाओ, ईडन गार्डन्स भी इतना बड़ा नहीं है। फिर आप राजीव गांधी में जाओगे, एसआरएच का जो वेन्यू है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा। फिर आपको नरेंद्र मोदी थोड़ा बड़ा दिखेगा। फिर आपको पंजाब के दोनों स्टेडियम में एक छोटा दिखेगा, एक बड़ा दिखेगा, धर्मशाला है वहाँ पे। तो आपको छोटे वेन्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। मुंबई का वानखेड़े देख लो आप, तो आपको बच के बॉलिंग करनी पड़ेगी, वरना इकॉनमी 10 के ऊपर जाने वाली है। तो ये हो गई बात प्लेइंग 12 की ऑफ आरसीबी। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या हो सकती है केकेआर की यहाँ पे प्लेइंग 12 पर। पहले बात करेंगे अजिंक्य रहाणे द न्यू कैप्टन की, क्या है स्क्वाड सिलेक्शन, जो कि स्क्वाड पिक किया गया इन दी मेगा ऑक्शन। यहाँ पे 5 गजब के रिटेंशन किए गए थे। रिंकू सिंह को 13 करोड़ पे पहला रिटेंशन दिया गया था। आंद्रे रसल को 12 करोड़ में खरीदा, 12 करोड़ में खरीदा सुनील नारायण को, मतलब रिटेन किया। फिर वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ द मैजिशियन को लिया रिटेन करके, और ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि उसके बाद हमने देखा है चैंपियंस ट्रॉफी में सिंगल हैंडेडली स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट संभालते हुए नजर आए। थोड़े कुलदीप यादव, अगर मैं बात करूं कुलदीप यादव की, तो उनके साथ बहुत अच्छा मैचअप करके बॉलिंग करके चले गए। और हमारी जो स्पिन की तिगड़ी थी चैंपियंस ट्रॉफी में, ये तीनों यहाँ पे आईपीएल में भी कमाल करने वाले हैं। अक्सर कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती, ये डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। देन हर्षित राणा 4 करोड़, एंड देन रमनदीप सिंह को भी रिटेन किया था 4 करोड़ में। दोनों अनकैप्ड थे जब तक इनको रिटेन किया गया था। तो ये केकेआर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि हर्षित राणा का डेब्यू नहीं हुआ था, स्क्वाड में पिक थे। जब तक फाइनल रिटेंशन बतानी थी तब तक इनने कोई मैच नहीं खेला। बट उसके बाद गौतम गंभीर ने डिसाइड किया कि अब इनको देनी है इंटरनेशनल कैप, तो एकदम ऐसे टाइम पे दी जब तक ये अनकैप थे, तो इनको 4 करोड़ में सस्ते दाम में मिल गए केकेआर को। उसके बाद अगर हम इनकी पूरी लाइनअप की बात करें, वेंकटेश अय्यर पे बहुत पैसा खर्च किया गया था। 23.75 करोड़ के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। सबको उम्मीद थी इन्हीं को कैप्टन बनाया जाएगा। देन ऑनरिक नोकिया है इनके पास, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी मिस करके आ रहे हैं। उनको बैक इंजरी हुई थी, उनको एंकल इंजरी हुई थी, प्लस उनको बेबी हुई थी। तो इन तीनों सिचुएशन की वजह से बहुत लंबे टाइम से क्रिकेट से दूर है। देन क्विंटन डिकॉक इनने पिक किया, जो कि पहले मुंबई में हुआ करते थे, फिर एलएसजी में गए, अब आ चुके हैं केकेआर में, और मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग करते नजर आने वाले हैं। हो सकता है इनके दोनों ओपनर फॉरेनर होने वाले हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे तो एक बार बता दूँ, सुनील नारायण क्विंटन डिकॉक ओपन कर सकते हैं, या फिर क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन केकेआर ओपन रखेगा इफ दे आर डिसाइडिंग एनीथिंग इन ओपनिंग कॉम्बिनेशन। उसके बाद आपको देखेंगे अंकुरिश रघुवंशी,
स्पेंसर जॉनसन के रूप में इनके पास एक बहुत अच्छा पेसर ज़रूर है और इनको एज अ बैकअप रखा भी गया है इसीलिए क्योंकि पिछले साल तक इनके पास मिचेल स्टार्क हुआ करते थे जो कि पावर प्ले में 4 ओवर तो मतलब 3 ओवर तो डाल ही जाते थे अपने और उनका चौथा ओवर बचा के रखा जाता था, 2 ओवर में घातक बॉलिंग कर जाते थे वो। तो उनके जगह स्पेंसर जॉनसन को लाया गया है। फिर आपको रहमानुल्लाह गुरबाज दिखेंगे, मोइन अली तो ये एक्सपीरियंस प्लेयर रहेंगे, फिर वैभव अरोरा है इनके पास, फिर रोमन पॉवेल है जिनको शायद ये ना खिला पाएँ क्योंकि 4 फॉरेन प्लेयर इनके पास ऑलरेडी बुकड हो जाते हैं। फिर आपको दिखेंगे अजिंक्य रहाणे, देन उमरान मलिक को खरीदा ज़रूर केकेआर ने बट झटका लग चुका है, वो फिट नहीं हुए हैं, तो चेतर साकरिया को ने वापस से अपने स्क्वाड में पिक किया है। तो बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन ख़राब चल रही है। जैसे अगर मैं बता दूं एलएसजी में मोहसिन खान फिट नहीं हुए हैं तो वहाँ पे भी उनने रिप्लेसमेंट शार्दुल ठाकुर को लिया है। तो जितने भी अनसोल्ड प्लेयर थे वो अवेलेबल थे तो उससे रिप्लेस कर लिया है बहुत सारे प्लेयरों को। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मनीष पांडे को लिया है, देन आपको अनुकूल रॉय दिखेंगे जो हर साल केकेआर में रहते हैं और ये इम्पैक्ट प्लेयर में आते हैं, स्पिन बॉलिंग एक न एक मैच में खेलते हैं और अच्छी फील्डिंग कर जाते हैं, 4 विकेट ले जाते हैं और सिंगल हैंडेडली केकेआर को मैच जिता जाते हैं। देन आपको यहाँ पे दिखेंगे सिसोदिया एंड मयंक मार्कंडे जो कि मुझे लगा था सनराइजर्स नहीं छोड़ना चाहती थी इनको और छोड़ना भी नहीं चाहिए था बट उनके भी इतने अच्छे रिटेंशन हो चुके थे, मयंक मार्कंडे को छोड़ना पड़ा। इनको सुयश शर्मा नहीं मिले, सुयश चले गए आरसीबी में तो इनको लेना पड़ गया मयंक मार्कंडे को क्योंकि बाकी ऑप्शन नहीं थे, रवि बिश्नोई ऑप्शन में ही नहीं थे। तो इनको एक अच्छा स्पिनर चाहिए था जो कि मिसिंग था वरुण चक्रवर्ती के साथ में, तो ये बहुत अच्छी बिडिंग में खरीदा केकेआर ने। अब बात कर लेते हैं इनकी क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो यहाँ बहुत बड़े डिस्कशन हो रहे हैं। अगर मैं केकेआर फैन से पूछूं आरसीबी से ज़्यादा डिस्कशन केकेआर की हो रही है क्योंकि अगर मैं आपको पिच एंड कंडीशन बताऊं आगे चल के भी बताऊंगा तो बारिश के चांसेस 90% है। 9 बजे के बाद बहुत बारिश है, 5:30 बजे शुरू होने वाली है ओपनिंग सेरेमनी जो कि लगभग 7 बजे तक चलेगी और उसी के बाद में तुरंत से टॉस होगा, तुरंत से मैच शुरू होगा। मैं तो बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करते करते थक गया, भाई 7 बजे मैच शुरू कर दो आप, 6:30 टॉस करके 7 बजे मैच शुरू करो ताकि 10:30 पौने 11 तक मैच खत्म हो। सुपर ओवर जाते जाते 11:30 हो जाते हैं क्योंकि होता क्या है हमें सुपर ओवर को भी कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि आईपीएल के कुछ मैचेस 12 ऑलरेडी बच जाते हैं, भले ही कितना भी आप स्लो ओवर रेट लगा दो दोनों टीम्स पे 12 बजते कभी कभी मैच खत्म होते होते और सुपर ओवर आया तो मान लो 1 बज गए। तो वॉचिंग के हिसाब से भी लोगों के एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी 7 बजे अगर मैच शुरू हो जाए तो मज़ा आ जाए। और ऊपर से मैं तो ये भी चाहता हूँ अभी एडवांस कर दो भाई चीज़, 15 मिनट में मैच शुरू करो, क्यों आधा घंटा चाहिए? 7 बजे टॉस, 7:30 बजे मैच, 7 बजे टॉस कर रहे हो 7:15 मैच शुरू कर दो, या फिर 6:45 टॉस करो 7 बजे मैच शुरू कर दो। 15 मिनट बहुत होते हैं डिसाइड करने के लिए और आप एक दिन पहले प्रिपेयर करते हो, सेम डे तो नहीं करते हो। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि ध्यान दे दे बीसीसीआई तो और भी एंटरटेनिंग हो सकता है टाटा आईपीएल। प्लेइंग 11 की बात करेंगे, सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे क्विंटन डिकॉक के साथ, अजिंक्य रहाणे एट नंबर 3 आ सकते हैं बट मैं बोलता हूँ इनसे बड़ा सेल्फलेस प्लेयर कोई नहीं होगा तो ये और नीचे भी आ जाएंगे। वेंकटेश को ऊपर जाने देंगे, अंग्रेश रघुवंशी को ऊपर जाने देंगे, रहाणे हो सकते हैं 4 या 5 पे आ जाएं। और अगर इनको खुली छूट दे दी भाई दोनों हेड कोच ने, बैटिंग कोच ने, तो ये ओपनिंग भी करने जा सकते हैं और क्विंटन डिकॉक को बैठना पड़ सकता है। सुनील नारायण अजिंक्य रहाणे ओपनिंग कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन चाहिए होगा ओपनिंग में, वरना अगर क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे दोनों लेफ्ट हैंडर हो जाएंगे तो थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है, फिर बॉलिंग टीम को फ़ायदा हो जाएगा। एक ही लाइन और लेंथ पे हिट करना है तो थोड़ा टैक्टिकल सोचा जाए तो मैं चाहूँगा रहाणे और सुनील नारायण ओपनिंग करें क्योंकि सुनील नारायण करेंगे हवाई फायर और आपको लेजी एलिगेंट और एलिगेंट ड्राइव्स दिखने वाली है रहाणे की तरफ से, तो ये एक टैक्टिकल मूव किया जा सकता है। देन क्विंटन डिकॉक सीधा आपको बाहर बैठाने पड़ेंगे और आपको या फिर उनको एज अ फिनिशर या फिर 3 नंबर पे रखना पड़ेगा। देन आपको वेंकटेश अय्यर दिखेंगे, अंग्रेश रघुवंशी दिखेंगे, रिंकू सिंह एज अ फिनिशर दिखेंगे, आंद्रे रसल भी हैं, देन रमनदीप सिंह भी दिखेंगे। फास्ट बॉलिंग में इनके पास ऑप्शन है बट मुझे लग रहा है स्पेंसर जॉनसन के साथ ही जाएंगे। देन वैभव अरोरा, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती का ये बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप मुझसे यहाँ पे पूछेंगे कि क्या हो सकता है इम्पैक्ट प्लेयर, तो वरुण चक्रवर्ती बहुत लंबे टाइम से बैक टू बैक मैच खेल रहे हैं, वो या फिर हर्षित राणा, इन दोनों को इम्पैक्ट प्लेयर में डाला जाएगा क्योंकि अभी सिर्फ आईपीएल नहीं रहा है, हर प्लेयर पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बुमराह की इंजरी से हमें पता चल गया भाई क्रिकेट का जो वर्कलोड है ना उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हमने ज़बरदस्ती 5 टेस्ट खिलाया बीजीटी में उनको, उनने बोल भी दिया था एक टाइम पे रोहित पे कि अब नहीं होगा बट उनसे एक्स्ट्रा ओवर डलवाए गए, एक्स्ट्रा स्पेल डलवाए गए और अब नतीजा है वो ऑलरेडी 3-4 महीने क्रिकेट से दूर हो चुके हैं और भले ही हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुके हैं बट एक ही जगह पे वापस इंजरी होगी बुमराह की तो बहुत दिक्कत हो सकती है आगे चलते हुए। तो वर्कलोड मैनेज करते हुए मैं तो चाहूँगा जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं इंडिया के को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 15 के स्क्वाड में हमेशा रहते हैं उनको इम्पैक्ट प्लेयर में ही रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा डिसीजन है अगर ये हो जाए तो आप देखेंगे इंडियन प्लेयर हर्षित राणा और
वरुण चक्रवर्ती को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो ये दोनों आ सकते हैं जब बॉलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बैटिंग में अंग्रेज रघुवंशी से बैटिंग करवाओ, उनको आप बाहर बैठा सकते हैं, क्योंकि हमने उनको देखा है फील्डिंग उनकी एवरेज है, ऐसे नहीं कि बहुत ही ख़राब है या फिर बहुत ही एक्सेप्शनल है, तो इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। वेंकटेश अय्यर को नहीं करना चाहिए बस, क्योंकि वेंकटेश अय्यर की बहुत अच्छी एबिलिटी है बॉलिंग करने की। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं उनको, जब से इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया उसके बाद से, और उनको डाल देते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में, सिर्फ बैटिंग करवाते हैं, उनसे बॉलिंग नहीं करवाते। बट वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, वो बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वेंकटेश अय्यर को अगर इस सीज़न में केकेआर ने इम्पैक्ट प्लेयर रूल में डाला तो मैं तो बता रहा हूँ टॉप 4 में भी क्वालिफाई नहीं करेगी केकेआर। और इनकी रेट्रो जर्सी जिस दिन आने वाली है उस दिन तो धमाका डबल होने वाला है, क्योंकि हम सभी को वो ब्लैक जर्सी केकेआर जर्सी बहुत पसंद है, कॉर्बल और वो जीतबोरे वाली, जिसका एडवर्टाइजमेंट भी हमने बहुत बार देखा है। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, प्लेइंग 11 के बाद बात करते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, जहाँ थोड़ा दिल टूटता है, क्योंकि ईडन गार्डन्स वेन्यू जितना अच्छा है, जितना हाई वोल्टेज ये मैच होने वाला है, उसको थोड़ा ख़राब करती है वो सिचुएशन कि यहाँ पे बारिश होने वाली है। 90% बारिश का चांस है। 7:30 बजे भी अगर मैच शुरू होता है तो 9 बजे तक ही मैच हो पाएगा। 9 बजे के बाद 90% बारिश का चांस है। कल पूरे दिन बारिश हुई है, 2 दिन से यहाँ बारिश रुकने की बात ही नहीं मान रही है, और ये मार्च में मैच करवाने का यही नुकसान है। वहाँ पे वेस्ट बंगाल साइड में बारिश होती है मार्च में, तो उनके स्टार्टिंग मैच ऐसे थोड़े डिले स्टार्ट, लेट स्टार्ट, टॉस डिले, मैच डिले, ओवर कट होना, ये सब यहाँ पे देखने वाला है टिल मिड ऑफ अप्रैल। उसके बाद हो सकता है नॉर्मलाइज हो जाए सिचुएशन। पिच की बात करें, आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है, ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड क्लास है, सौरव गांगुली ने यहाँ पे बहुत काम किया है पिच पे तो बहुत अच्छा यहाँ पे मेहनत दिखेगी, रिजल्ट भी अच्छा दिखेगा, वेन्यू भी अच्छा दिखेगा। जो एक चीज़ मुझे थोड़ी अलग लग रही है, बस बारिश ना हो भाई, पहला मैच है, ओपनिंग मैच है, इसमें तो कोई भी खलल नहीं चाहिए हमें। पिच बहुत तेज़ है, बैटिंग फ्रेंडली होने वाली है, स्पिन थोड़ा देखने को मिलने वाली है, तो यहाँ पे हो सकता है आरसीबी एक टैक्टिकल मूव कर जाए, सुयश शर्मा को ले आए एज एन स्पिनर और रसिक दार को नाल खिलाए, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। उसके अलावा दोनों टीम के पास स्पिनर अच्छे हैं यहाँ पे, बट हिटिंग एबिलिटी भी चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे स्कोर बनते हैं। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 153, सेकंड इनिंग का है 137। तेज़ आउटफील्ड बहुत है और प्रैक्टिस पिचेस दोनों तरफ है, तो यहाँ पे छिल जाओगे आलू की तरह अगर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में मारी लंबी डाइव। कैप्टन को क्या करना है टॉस जीत के, वो करेंगे बॉलिंग, क्योंकि यहाँ पे डकवर्थ लुइस आएगा। 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 ओवर का मैच हुआ तो चेज़ करने वाली टीम हमेशा से फेवरेट्स होती है, क्योंकि 15 का भी रिक्वायर्ड रन रेट रहा 5 ओवर में तो भी चेज़ होता है। बॉलिंग टीम के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बारिश हुई है, बॉलर की बॉडी गर्म होने में 1 ओवर तो लगता ही है, और आपको एक बॉलर से 1 ही ओवर करवाना हो, ओवर कट हो जाए, तुरंत से बॉल आ जाए आपके हाथ में, तो बहुत सारी दिक्कत होती है बॉलिंग टीम को। तो चेज़ इज़ प्रेफरेबल अगर ऐसी ओवरकास्ट कंडीशन है और बारिश की संभावना 90% है, तो टॉस जीतो बॉलिंग करो, ही फिक्स होने वाला है। ओपनिंग मैच मैंने दोनों को 50-50% चांस दिया है, विन परसेंटेज। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी मैच, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़ेंगे हमारे फाइनल सेक्शन की ओर। अगर आप फैंटेसी खेलते हैं तो टीम भी लेकर के चाहिए। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, जहां मैंने रखा है क्विंटन डी कॉक को विकेट कीपर में, बल्लेबाजी में विराट रहाणे, फिर वेंकटेश अय्यर एंड जैकब बैथल को, ऑलराउंडर्स में रखा है मैंने सुनील नारायण, आंद्रे रसेल एंड कृणाल पंड्या को, बॉलिंग में रखा है वरुण चक्रवर्ती, देन नुवान तुसारा एंड यश दयाल को। ये होगी ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ पे अगर आप कैप्टन की चॉइस देखेंगे तो मैंने वेंकटेश अय्यर को कैप्टन बनाया है, उसके अलावा आप रसेल या फिर कृणाल पंड्या को बना सकते हैं कैप्टन। वाइस कैप्टन की चॉइस विराट कोहली को रखा है, उसके अलावा बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती या फिर नुवान तुसारा को बना सकते हैं आप वाइस कैप्टन। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में रखा है मैंने फिल सॉल्ट को, जो कि एक एक्सेप्शनल फॉरेन प्लेयर होने वाला है इस पूरे सीजन के। एक शतक तो मान के रखो इनका आने वाला है, उससे ज़्यादा आ जाए तो आरसीबी के मजे हो जाएंगे। बल्लेबाजी में विराट दिखेंगे, वेंकटेश अय्यर एंड रजत पाटीदार, ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको सुनील नारायण, आंद्रे रसेल, लियम लिविंगस्टन, बॉलिंग में दिखेंगे आपको भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, वरुण चक्रवर्ती एंड हर्षित राणा। कैप्टन की चॉइसेस विराट को मैंने रखा यहाँ पे है, बट आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इस टीम में बनाया है। तो आपको अगर और कोई ऑप्शन नजर आ रहा है तो आप मुझसे कंसल्ट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप थोड़ा तुक्का भी लगा सकते हो। कैप्टन की दूसरी चॉइस फिल सॉल्ट जरूर रखेगा, वाइस कैप्टन की चॉइस रजत पाटीदार और सुनील नारायण। फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, बहुत ही मजेदार मैच होने वाला है, ओपनिंग मैच होने वाला है। अगर बारिश में धुल भी गया तो बेफिक्र हो जाओ, मैच नंबर 2 मैच नंबर 3 संडे को डबल हेडर है, तो उसका एनालिसिस भी लाने वाला हो। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को मजा उठाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सेक्शन ऐड करना है आपको इस वीडियो में, तो मुझे ज़रूर से बता दीजिएगा, मैं वो एडिशनल टॉपिक भी कवर करने के लिए रेडी हूँ। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।